अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िशी स्टडी पोर्टल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग और राइटिंग के बारे में, जो कि राइटिंग प्रोसेस की दूसरी स्टेज है। इससे पहले फर्स्ट स्टेज प्लानिंग के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। हमने उसमें काफ़ी सारी उसकी टर्म्स, जो जो उसमें टाइप्स, जो जो उसके फीचर्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, वो हमने सब देखा। इसके साथ साथ हमने फिशबोन डायग्राम्स एंड अफिनिटी डायग्राम्स भी देखी, माइंड मैप्स का हमने देखा, कंटेंट में हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा। आज हम सेकंड स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्राफ्टिंग और राइटिंग। ठीक है, प्लानिंग में हमने देखा था कि अब आप अपने आइडियाज, फैक्ट्स एंड फिगर्स या जो भी आप अपना कंटेंट है वो किस तरह से प्लान कर रहे होते हैं, अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं कि मैंने ये पॉइंट्स हैं, जो भी है आपका मैसेज वगैरह, वो उसका पर्पस क्या होगा। पर्पस से स्टार्ट करते हैं कि इसका पर्पस क्या होगा जो मैंने आगे डिलीवर करना है। अब उस पर्पस को अप्लाई करना है ड्राफ्टिंग और राइटिंग में। आप अपना रिटन मैसेज लिखने लगे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं ये किसी काम की नहीं है, आपने इनको एक बार बस रीड कर लेना है। कंपोजिशन और ड्राफ्टिंग अ राइट मैसेज कैन बिगन आफ्टर और वाइल प्लानिंग स्टेज। देखिए ना, कंपोजिशन या मैसेज की जो ड्राफ्टिंग है या जो राइटिंग है वो प्लानिंग स्टेज के बाद ही शुरू होती है। फॉर द कंटेंट एंड आइडेंटिफाइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है एज अ सपोर्टिंग मटेरियल, वही इसमें ऐड करनी चाहिए। रिटन मैसेजेस मस्ट बी टारगेटेड फॉर एन आइडेंटिफाइड ऑडियंस। जो रिटन मैसेजेस होते हैं वो एक टारगेटेड आइडेंटिफाइड ऑडियंस जो आपके सामने बैठी होती है, जिसको आप मैसेज अपना पहुंचा रहे होते हैं, आपने उनको टारगेट करना है। वही आप मैसेज ताकि अपने ड्राफ्ट में शामिल करें जो उनको अच्छा लगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटलाइंस आर अमंग्स द सिग्निफिकेंट स्टेप्स। देखिए, मैंने कहा ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग अ मैसेज देयरफॉर वुड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल कंटेंट। ड्राफ्टिंग और राइटिंग, अपना मैसेज लिखते वक्त आप जो मैसेज का ड्राफ्ट होता है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली ड्राफ्टिंग और राइटिंग आपका एक स्ट्रक्चर होता है, मैसेज का एक स्टाइल होता है, आपने किस अंदाज में उसको तैयार करना है और जो ऑडियंस के सामने पेश करना है। ठीक है, और वो एक मीनिंगफुल कंटेंट बन जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडस्ट्री या फर्म्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि हम अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, या ऑर्गेनाइज द मैसेज का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैसेज का ऑर्गेनाइज करवाना, वो क्या होता है। बेसिकली देखें, जो आपकी ऑर्गेनाइज है वो एक आपका पैटर्न होता है, ठीक है, आपका सीक्वेंस होता है, आपका एक सैंपल होता है, आपका एक लॉजिकल पैटर्न होता है जिसमें आप उसको मैसेज को राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, क्या, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज इज व्हेन, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो वेल पैटर्न होगा, जो वेल क्या आप कह सकते हैं कि सैम्पल्ड होगा, वो मैसेज उस वक्त होगा व्हेन ऑल ऑफ द पीसेस फिट टुगेदर इन लॉजिकल पैटर्न। मैंने कहा था ना, मैसेज को ऑर्गेनाइज करना एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में, एक सैंपल में, ठीक है, सॉर्ट आउट करना भी इससे बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज मैसेज को। आपने वो सब पीसेस जो आप सपोर्टिंग मटेरियल इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनको फिट टुगेदर, एक साथ फिट करना है एक लॉजिकल पैटर्न में, ताकि आपका मैसेज अच्छा नजर आ सके। व्हेन मैसेजेस आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, समझ नहीं आता, एंड ऑफन रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग बिजनेस एसोसिएशन। जो आपकी बिजनेस डिस्कशंस चल रही होती हैं, एसोसिएशन वगैरह चल रही होती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता अगर आपका मैसेज अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पे मजीद बात करेंगे ना, मजीद बात जो हमारी होगी वो होगी कि एक मैसेज को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कि मैसेज को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है। टू ऑर्गेनाइज द मैसेज, मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, वो है फोकस ऑन द मेन आइडिया। फोकस ऑन द मेन आइडिया, जो आपका मेन आइडिया उस पर फोकस करना है मैसेज का। अब आप एक स्टोरी लिख रहे हैं कि आपने, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी यही मिसाल दी हुई है कि आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, इधर चित्राल की तरफ, वादी हमजा की तरफ, इधर मरी की तरफ जा रहे हैं। तो आपका मेन आइडिया क्या है कि आप किस तरफ मूव कर, आपका पर्पस क्या है? पर्पस है कि आप एडवेंचर, एडवेंचर करने जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को जा रहे हैं। ठीक है, वो आपके मेन आइडियाज होते हैं। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो ऑल द मैसेजेस मस्ट बी विद इन द डिफाइंड स्कोप। डिफाइंड स्कोप यानी आपका जो मेन टारगेट है, आपने अपने तमाम मैसेजेस और उसके कंटेंट्स, उसके आइडियाज उसी के अंदर अंदर रखने हैं, यानी रेलिवेंट रखने हैं, इररेलेवेंट नहीं रखने। ऑडियंस वुड नीड टू ड्रॉ देयर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन आइडिया। जो ऑडियंस होती है ना, जो आपको सामने देख रही होती है, जिसको आप देखकर आप कंफ्यूज भी रहते हैं बहुत से लोग, उनका जो मेन फोकस होता है वो आपके मेन आइडिया की तरफ होती है, उनकी अटेंशन सारी मेन आइडिया होती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। देन टुवर्ड्स इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाते। रादर फोर ऑल सब्सिक्वेंट पॉइंटर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द मेन आइडिया। सब्सीक्वेंट पॉइंटर बाद में आने वाले, यानी जो अब बातशुदा जो आप इसके साथ साथ जुड़े हुए हैं एज ए सपोर्टिंग मटेरियल, जो उसके साथ कंट्रीब्यूट करके मेन आइडिया के साथ एक पूरा मैसेज शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया। देखिए ना, फोकस ऑन मेन आइडिया का क्या मतलब था, जो भी आपके मेजर पॉइंट्स हैं, यानी जो आपके एज अ सब्सिक्वेंट पॉइंटर्स हैं, वो सब मिलकर जो कंट्रीब्यूट करके एक मेन आइडिया बनाए। अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमने देखा था therefore all subsequent pointers must contribute करते हैं मेन आइडिया की तरफ। ठीक हो गया। अब ये है आपका मेन आइडिया। ठीक है, मेजर पॉइंट यानी ये सब्सीक्वेंट पॉइंटर्स जो थे आपके, ये मेजर पॉइंट 1। ठीक हो गया, ये आपका मेजर पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट दोनों मिलके मेन आइडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मेजर पॉइंट 1 में क्या हो सकते हैं, आपके एविडेंसेस हो गए, इधर भी उसने इधर भी एविडेंसेस लिख दिए हैं। ठीक है, एविडेंसेस मिलकर एक मेन आइडिया बना रहे हैं। तो यही था इसमें आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने वाला था। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट अब है जो नेक्स्ट पॉइंट आपको होना चाहिए मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो है आपका जी ग्रुप रेलिवेंट पॉइंट्स टुगेदर। ठीक है, रेलिवेंट जो पॉइंट है, इररेलेवेंट नहीं, जो रेलिवेंट पॉइंट है आपके मैसेज के अंदर, ड्राफ्टिंग के दौरान, राइटिंग के दौरान, उनको ग्रुप्ड कर दें, उनको एक सीक्वेंस में ले आए। ठीक है, उनको उनके रेलिवेंट हेडर्स में लिख दें, ये यहाँ पे बात हो रही है। इन कंस्ट्रक्टिंग कंटेंट ऑफ द मैसेज ग्रुप ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स टुगेदर। सब पॉइंट जो है उनके हेडर्स के रेलिवेंट हैं या ग्रुप के रेलिवेंट है, वो उसी ग्रुप में लिखने हैं। फिल्टर रेपिटेटिव पॉइंटर्स, इसका क्या मतलब है, जो बार बार पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार पॉइंट्स रिपीटेड हैं, एक लफ्ज 2 बार यूज हो रहा है, उसको फिल्टर कर दें, उसको खत्म कर दें। ठीक है, एक ही यूज करें। ठीक है, कंसोलिडेट आइडियाज इनटू ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स। अपने आइडियाज को एक पैराग्राफ की सूरत में ऑर्गेनाइज करवाएं, लिखें, सीक्वेंस में लाएं, सो दैट टेक्स्ट इज इजी टू फॉलो थ्रू। जो आपका टेक्स्ट है वो इजीली पढ़ा जा सके, वो इजीली लोगों को समझ आ सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एक इलस्ट्रेशन देखें, इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझना चाहें, तो वो ये है कि यहाँ पे जी आपको दिखाते हैं भी, ये इलस्ट्रेशन इनकी फॉर द थीम ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। इकोसिस्टम में अब जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे हम उनको ग्रुप्ड करेंगे, एक ही सीक्वेंस में ला रहे होंगे। ठीक है, अब जी कैसे, अब देखें यहाँ पर है एक सस्टेनेबल इको सिस्टम। फॉलोइंग पॉइंटर्स कैन बी ग्रुप्ड। क्या क्या पॉइंट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन, सेफ यूज ऑफ रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, प्लांटिंग ट्रीज। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि यानी दरख्तों की कटाई हो गया, जो आपके जंगलात हैं उनमें आग लग गई, वो जंगलात जो है आपका टूट फूट का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे भी कह रहे हैं कोई जगह बिल्डिंग नहीं होती, यानी जो उसमें पौधे दरख्त लगे हुए हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। सेफ यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जो वहाँ पे जो जंगलात से हमें रिसोर्सेज हासिल हो रहे हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, उनका सेफ यूज होना चाहिए, उनका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज क्या है, आपकी आबो हवा चेंज होती रहती है, जिससे कि मनफी असरात हमारी जिंदगी पर पड़ते हैं। दूसरी तरफ प्लांटिंग ट्रीज का क्या मतलब है, प्लांटिंग ट्रीज होते हैं कि दरख्तों को उगाना चाहिए। ठीक है, दरख्तों को प्लांट करवाना चाहिए। अब थीमेटिक एरियाज अगर इनके बनाए, इनके ग्रुप बनाए, तो एक तरफ हमें इसमें कुछ इन चारों में, यानी ये 1, 2, 3 एंड 4, इसमें दो तो आपके चैलेंजेस हैं, दो आपके रेजोल्यूशन है, दो आपके लिए फायदेमंद है, दो आपके लिए खतरात हैं। ठीक है, तो उन खतरात को कैसे देखेंगे और उनके रेजोल्यूशन जो हमारे लिए अच्छी चीजें हैं उनको कैसे देखेंगे, ये हम अलग-अलग देख रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इनके थीमेटिक एरियाज को देख रहे होंगे कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कौन से हैं हमें, और हमें जो रेजोल्यूशन है
जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं वो क्या हैं, ठीक है? जिसमें डिफ़ॉरेस्टेशन तो दरख्तों की कटाई वगैरह, दरख्तों का टूट-फूट का शिकार, यानी दरख्तों का जो भी वहाँ पे जंगलात वगैरह में हमारे इकोसिस्टम के इर्द-गिर्द जो भी जो मनफ़ी असरात हैं, ठीक है? वो आपके एनवायरमेंटल चैलेंजेज़ में आ जाएँगे, हमें इनसे निपटना है। क्लाइमेट चेंज हो रही है, आपकी आबो-हवा चेंज हो रही है, ठीक है? ओज़ोन लेयर्स वगैरह की वजह से, तो इनसे हमें निपटना है दोनों से। रेज़ोल्यूशन क्या है? सेफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ हैं और प्लांटिंग ट्रीज़ हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे ना, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, उनको आपने अच्छे से उसको समझना भी है कि अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है आपकी टू ऑर्गेनाइज़ मैसेज के दौरान, ठीक है? मैसेज के दौरान आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़रूरी होती है। अप्रोच 2 किस्म की हो सकती है, एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक आपकी इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस एंड द पर्पस, ऑडियंस जो आपकी सामईन है, जो आपके रेसिपिएंट्स हैं, जो आपके रिसीवर्स हैं, उनको और आपका पर्पस, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच है टू सेंड द मैसेज अक्रॉस कैन बी चूज़न। अब वो देखें ना, आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है या आपके पर्पस पे डिपेंड करता है, जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली चूज़ हो रहा है, इनडायरेक्टली चूज़ वो खुद कर रहे होंगे। अब लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? डिफ़रेंस क्या है? तो डिफ़रेंस आपको बता देते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच कंक्लुजन्स कम्स फर्स्ट, जो आपका नतीजा है, जो आपका फाइनल सेशन है उस बातचीत का, वो आप पहले बताएँगे, फॉलोड बाय द एविडेंसेस। उसके बाद आप उसके एविडेंसेस बता रहे होंगे, एविडेंसेस को फॉलो कर रहे होंगे। व्हेयर एज़ इन इनडायरेक्ट अप्रोच, पहले डायरेक्ट अप्रोच में कंक्लूजन पहले, एविडेंसेस बाद में। इनडायरेक्ट अप्रोच में उसके आप उल्ट कर दें, एविडेंसेस कम फर्स्ट, पहले आप उनको सबूत दिखाएँगे, देन आप उनको कंक्लूजन बता रहे होंगे, ठीक है? ये फ़र्क होता है डायरेक्ट अप्रोच का और इनडायरेक्ट अप्रोच का। नेक्स्ट इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कुछ मैसेजेस हैं, उनकी टाइप्स और उनकी अप्रोच क्या है, और सजेशन फॉर ड्राफ्टिंग अ मैसेज, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि मैसेज की टाइप क्या है। अब यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया गया है वो है रूटीन मैसेज, ठीक है? उसकी अप्रोच क्या होता है? रूटीन मैसेजेस आपकी क्या अप्रोच होती है ना, उसमें आप जो मेन पॉइंट होता है ना, जो मेन कंक्लूजन होता है वो पहले बता देते हैं, ठीक है? वो आप डायरेक्ट बता देते हैं, उसकी अप्रोच जो होगी वो डायरेक्ट होगी। अब सजेशन फॉर ड्राफ्टिंग अ मैसेज, मैसेज को राइट करने के लिए सजेशन क्या है? किस तरह से लिखना चाहिए मैसेज? गिव नेसेसरी डिटेल्स ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ आप नेसेसरी, जो आपकी बहुत ज़रूरी डिटेल्स होती हैं ना, यही ज़रूरी होती हैं बताने के लिए, फिर आपके मैसेज का मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है? अब जैसे रूटीन मैसेजेस क्या हैं आपके, बार-बार आपने भी कमर्शियल वगैरह देखी होंगी या आप अपने सिटीज़ में देखते रहते हैं, ये बाइक चलाने के लिए हेलमेट ज़रूरी है, तो अब भैया ही पहले ही बता दिया है, हेलमेट ज़रूरी है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट अप्रोच है, आप उसे डायरेक्ट बता रहे होते हैं, ठीक हो गया। बैड न्यूज़ क्या होती है? आसान का वक़्त है, फिर करते हैं नेक्स्ट हम। नेक्स्ट है बैड न्यूज़। कोई बुरी खबर हो, आप उसको डायरेक्टली नहीं बताते और बतानी भी नहीं चाहिए। इसकी अप्रोच क्या होगी? इनडायरेक्ट होगी। एविडेंसेस फर्स्ट, जो भी पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं रेलेवेंट, वो आप पहले बताएँगे, उसके बाद आप उसको बैड न्यूज़ देंगे। इसलिए इसकी अप्रोच इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट अप्रोच में आप कंक्लूजन पहले बता देते थे, बाकी सबूत वगैरह बाद में देते थे। लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ में आपके जो आप उस पे और मज़ीद सपोर्ट दे सकते हैं। लाइक अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल एक नौकरी की तरह लें, आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती हो। कहीं पे होता है कि इस सिलसिले में बहुत जो सब कंपनी वगैरह हैं वो ये भाई जॉब नहीं है, फिर आना कभी, या आपको जॉब नहीं मिल सकती, आप इसके अहल नहीं हो। तो ये गलत बात है। इनडायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए बैड न्यूज़ देते वक़्त, कि पहले जो आप उसके लिए थोड़ा-सा देखें ना, जैसे मैं जॉब देने वाला हूँ, मेरे पास कोई जॉब देने है लेकिन मेरे पास वैकेंसी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं उसे कहता हूँ, देखिए अभी हमारे पास जॉब की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई जॉब वैकेंसी होगी हम सबसे पहले आपको इंटरव्यू की कॉल करेंगे, या हम सबसे पहले आपको अपनी जॉब पर रखेंगे। ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। पहले आप उसको थोड़ा-सा सहारा दे रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। हम इसको मैसेज के ज़रिए देखते हैं। सजेशन फॉर ड्राफ्टिंग अ मैसेज, रीज़न एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजन, या फिर डिस्कस वे फॉरवर्ड एंड सपोर्ट अवेलेबल। देखो पहले मैंने इसको सपोर्ट अवेलेबल दी कि भाई नेक्स्ट जो भी आपकी वो होगी ना,
जॉब हमारी होगी वो हम आपको ही देंगे, ठीक है। फिर आता है कन्विंसिंग ए मैसेज। मैसेज को किस तरह से कन्विंस करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है। अब ये भी एक इनडायरेक्ट अप्रोच है भाई। पहले आप चूना लगाते हैं लोगों को अच्छे से, अगर आपने कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह बेचनी हो, जैसे दुकानदार हो गए, पहले इनडायरेक्ट अप्रोच आपको स्मूथ दिखा रहे होंगे भाई, देखो पर्चियाँ निकाल के दिखा रहे होंगे, जो खासकर जो लेडीज़ शॉपिंग करने जाती हैं उनको दिखाते हैं, ये देख लो हमें पीछे से इतने का पड़ा है, ये सूट इतने का है, इसे हम आपको इतने का दे रहे हैं। तो कन्विंस कर रहे होते हैं ना आपको कि भाई ले लो ले लो, फिर आप जब उठ के जाने लगते हैं फिर आपको बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चलो ले जाओ इतने का। तो ये एक रिक्वेस्ट एक्शन है, आपको कन्विंस कर रहे हैं। बिगन विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू ग्रास्प ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ लोग जो है वो दूसरों को कन्विंस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, ऐसी बातें होती हैं जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, यानी रिक्वेस्ट एक्शन, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी भी होप्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो कि आई सो हमारा लास्ट आई थिंक, ठीक है, आई थिंक हमारा लास्ट है यूज़ ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स। नहीं लास्ट नहीं है, अभी तो एक दो और पढ़े हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो भी है वो है यूज़ ऑफ टेबल्स। आपने टेबल्स का यूज़ कैसे करना है और चार्ट्स का यूज़ कैसे करना है। डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू एप्रोप्रिएट चार्ट्स, टेबल्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। आपने अपने डाटा को चार्ट्स में, टेबल्स में और रिप्रेजेंट की सूरत में दिखाना है ताकि वो रीडर को अच्छे से समझ आ सके, मेक सेंस ऑफ द रीडर, रीडर को अच्छे से समझ आ सके। दिस मीन्स डैट स्केल्स, मीडियम और डाटा वैल्यूज मस्ट बी इन सिंक्रोनाइजिंग, यानी एक सीक्वेंस में आनी चाहिए, ठीक है, ताकि रीडर्स को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए ना, आपके पास एक टेबल है अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको पीरियड्स, नंबर्स एंड अवेलेबिलिटी, इन तीनों को स्केल्स के हिसाब से अलग अलग कर देंगे ताकि समझने में लोगों को आसानी हो और बताने में हमें भी आसानी हो। अब पीरियड है 2000 से 2010 तक, नंबर उसमें 56 आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी उसकी यस है। 1990 से 2000 तक नंबर 32 आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी यस है। 2020 से 2030 नंबर 12, अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये कितनी आसानी से ये टेबल मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी और अगले बंदे को भी समझ आ जाएगी जो सुन रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मेट। ये जो आई कैप ने इसमें लिखा है ये आप खुद रीड कीजिएगा, ठीक है, इजी है, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप इनफॉर्मल और फॉर्मल में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल टोन एंड स्ट्रक्चर, लेकिन आई के आपको चलो देख ही लेते हैं, हम मैं आपको बता ही देता हूँ। फॉर्मल टोन जो होगी आपकी या स्ट्रक्चर होगा वो प्री डिफाइंड होगा, पहले से डिफाइन किया हुआ होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। बड़े लोगों में उठना बैठना, बड़े तरीके से मिलना, मैं बदमाश हूँ भाई, मैं ये हूँ वो। मीडियम और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंटेंट, इट इज़ rather प्रोफेशनल इन disseminating information विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को क्रॉस किए बगैर इन्फॉर्मेशन को समझा देना एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। फॉर्मल, जो कहते हैं ना यार फॉर्मल वे में बात करना, फॉर्मल वे में बात करना, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, एंड प्रोसेस freely. Reliability and credibility of some of the informal communication are difficult to determine. However, it can pertain to audience reception and comfort level with the reader. यार देखे ना ऐसे है, मोटिवेशनल स्पीकर आया आपके कॉलेज में, पहले भी आ चुका है साल में 3 बार, चौथी बार भी आ रहा है, आप तवज्जो नहीं दोगे, बार बार जो आ रहा है ऑडियंस तवज्जो नहीं देगी, बार बार रिपीट हो रहा है कि यार इसको क्या सुनना, हमने इसको सुना हुआ है, ठीक है। वो जो भी बात करेगा उसको समझना मुश्किल हो जाएगा, अगले रीडर के लिए कंफर्ट नहीं होगा अगला रीडर, ठीक है। लेकिन अगर कोई न्यू बंदा आता है वो फॉर्मल तरीके से बात करता है, आप गौर से सुनोगे उसको, प्रोफेशनल तरीके से वो बात कर रहा होगा, आप तवज्जो भी दोगे उसके मैसेज को, समझोगे भी यार इतना बड़ा बंदा है, ये है वो है, ठीक है। तो आप ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ये होता है जी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लेकिन हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे ताकि बेटर समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वुड कंक्लूड कॉलिंग एन ऑपरेशनल मीटिंग यूजिंग अ कॉमन इंट्रानेट। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट को पूरी दुनिया यूज़ कर रही होती है, ठीक है, वो ग्लोबली है, लेकिन इंट्रानेट होता है आपके इंटरनल पर्पजेज़ के लिए, आपकी कंपनी के अंदर अंदर जो डैशबोर्ड है आपका। शेयरिंग एंड एप्रिसिएशन फॉर एम्प्लॉय वर्क थ्रू पर्सनल ईमेल, आपकी कंपनी के जो लोग हैं आपसे उनको पर्सनल ईमेल करते हैं कि यार एक मीटिंग बुलाई है, एक जो बंदा है जो एम्प्लॉय है उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको ना अप्रिशिएट करना है, ठीक है। ये अब एक
इनफॉर्मल तरीके से बात की गई ना, कि इनफॉर्मल है कि आपके इंटरनली अंदर अंदर ही काम होगा, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगी? पॉलिसी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट फॉर एन एम्प्लॉइज रिजेक्शन लेटर्स। ठीक है, आप देखें ना, आपने किसी एम्प्लॉय को रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी, अब वो वहाँ पे काम करता था लेकिन आपने उसको रिसाइन कर दिया, निकाल दिया, तो उसके लिए काफ़ी सारे पंगे होते हैं, उसको पॉलिसी डिस्क्लोजर देना होता है, उसकी जितनी पेमेंट बनती होती है वो देनी होती है, वो बाहर पब्लिकली शो भी करवानी होती है कुछ कुछ हालात में। तो ठीक है, ये फॉर्मल आपका हो गया कि एक्सटर्नल। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनफॉर्मल आपका इंटरनल, फॉर्मल आपका एक्सटर्नल, ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये लाइंस आपने खुद रीड करनी है। नेक्स्ट एक्सपेक्ट्स जो है, एस्पेक्ट हैं सॉरी, वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। दो मैं बताऊंगा, दो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है पहला जो आपका एस्पेक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्या है फॉर्मल में? अगर इसको देखें, बात करने का तरीका क्या होगा, यू शुड नॉट आर्ग्यू विद द मैनेजर। फॉर्मल तरीके में बात कर रहा है ना, ठीक है। अब इनफॉर्मल क्या होगा? ये आपके कंपनी के अंदर अंदर की चीज़ें, आप वो प्यार से बात करेगा ना, यू शुडंट आर्ग्यू विद द बॉस। आपकी कंपनी में आपका मजाक चलता है, आपके जो बड़ा बंदा है आप उसका बॉस कहते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर वाले लेवल पे बात कर रहा होता है, लेकिन जो वो बाहर का बंदा आएगा ना, वो बॉस नहीं कहेगा कभी भी उसको, वो एज अ मैनेजर उसको बुलाएगा। द कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इम्प्रूव, ये फॉर्मल तरीके में बात हुई, द कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इम्प्रूव। इनफॉर्मल क्या होगा? द कंपनीज प्रॉफिट वुड नॉट गेट एनी बेटर, बेहतर नहीं हो रहे, उसने तो सीधा कह रहा है कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कंपनी के प्रॉफिट को गेट एनी बेटर, उनमें कोई अच्छी बेहतरी नहीं आ रही। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि गलत कंपनी है ही, गलत है, गंदी कंपनी है, कुछ नहीं होता इसमें फ़ायदा कोई, लेकिन वो अगर इनफॉर्मल बात करेगा तो वो कहेगा यार बेहतर नहीं हो रहे हालात। ठीक है, हालात बेहतर बुरे भी नहीं है लेकिन बेहतर भी नहीं हो रहे। अब फ्रेजल वर्ब्स में क्या होगा इसका फॉर्मल में? ऑल द रिजल्ट्स वर कंफ्यूजिंग, तमाम नताइज जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, वो समझ से बाहर थे। लेकिन इनफॉर्मल वे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? ऑल द रिजल्ट वर मेस्ड अप, ऑल द रिजल्ट वर मेस्ड अप। अब इसमें बात करें, शी वाज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय द ऑफर्ड सैलरी। अब यहाँ पे शी वाज ब्लोन अवे बाय द ऑफर्ड सैलरी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं फॉर्मल के और इनफॉर्मल के। ठीक है, ये दो मैंने आपको एस्पेक्ट बताए, दो आप खुद करेंगे। अगर नहीं आपको समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से बता दूंगा, दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, देखें ये है स्लैंग और एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर यही है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, कोई बात नहीं समझ आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद लेक्चर्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।